अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ऐसी धमकी दी क्योंकि उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दे डाली। किसी देश की सभ्यता को खत्म करने का मतलब उसके वजूद को मिटा देना। यही धमकी ट्रंप ने ईरान को दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, सभ्यता को फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि ईरान के लिए आज की रात बहुत ज्यादा भारी हो सकती है। इस धमकी से पूरी दुनिया में अटकलें लगने लग गई कि क्या ईरान को हराने के लिए, उसे घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका उस पर बड़ा हमला कर सकता है? क्या परमाणु बम भी गिरा सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका ऐसा क्या करने वाला है जिससे पहले ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी दे दी, सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी दे दी। ट्रंप की इतनी बड़ी धमकी के बाद ईरान की IRGC सेना भी अलर्ट हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया उसने अपनी घातक और ताकतवर मिसाइलों को तैनात कर दिया ताकि अमेरिका के हमले का जवाब दिया जा सके। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप की यह धमकी डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही आई। डेडलाइन जो उन्होंने खुद दी थी कि ईरान हॉर्मूज गलियारा खोल दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उस पर बहुत बड़ा हमला करेगा। और आज की रात ट्रंप की वो डेडलाइन खत्म हो रही है। डेडलाइन के खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे। डेडलाइन खत्म होने के बाद खबरें हैं कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत से ईरान पर टूट पड़ेगा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की सेना चुन चुनकर ईरान के पुलों पर, उसके पावर प्लांटों को निशाना बनाएगी। लेकिन दुनिया भर में डर तब पैदा हो गया जब ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली, ऐसी बात लिख दी जिससे दुनिया के नक्शे से ईरान के मिट जाने का खतरा मंडराने लग गया। ट्रंप ने लिखा, आज रात एक सभ्यता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन लिखा कि शायद ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। इन दो लाइनों ने, ट्रंप की इन दो लाइनों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आखिर ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी, यह अटकलें लगनी शुरू हो गई। कहीं वो ईरान पर परमाणु बम गिराने का मन तो नहीं बना चुके, या वो सिर्फ परमाणु बम की धमकी तो नहीं दे रहे, एटम बम गिराकर ईरान को मिटाने की तैयारी तो नहीं कर चुके हैं, जैसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराया था। अमेरिका ने ही आज तक एटम बम का इस्तेमाल किया है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। लेकिन अगर ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर वो इतनी भयानक और बड़ी धमकी क्यों दे रहे हैं? वो ईरान में ऐसा क्या करने वाले हैं जिसे लेकर उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात की? ट्रंप की यह धमकी ऐसे समय में आई है जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल लगातार हमले कर ही रहे हैं। कई पुलों और रेलवे ब्रिजों को उड़ाया जा चुका है। हालांकि ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था ईरान को एक रात में खत्म किया जा सकता है, और शायद वो मंगलवार की रात हो सकती है। एक दिन पहले भी कहा था, मतलब आज की रात हो सकती है। अपने इस बयान के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान को मिटाने की, उसकी पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी। तो संकेत यह मिले कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, इतना बड़ा जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालांकि उसी पोस्ट में ट्रंप ने कुछ और बातें भी लिखी। उन्होंने दावा किया इस वक्त ईरान में पहले से ज्यादा समझदार और पहले से कम कट्टर सोच वाले लोग हैं, यानी सत्ता में हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि 47 साल की जबरदस्ती, 47 साल का भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। 47 साल यानी जब से इस्लामी क्रांति आई है। और आखिर में उन्होंने लिखा कि ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। एक तरफ जहां ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने दावा किया कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। उनके मुताबिक युद्ध में अमेरिका के तय किए गए लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। The military objectives of the United States have been completed. So that means, as the president has said, very shortly this war is going to conclude. तो JD वैंस ने यह कहा, और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, और उसका दावा है कि वो पूरा हो चुका है। अमेरिका का मानना है कि ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और दूसरे नेताओं के मारे जाने से ईरान में सत्ता बदल चुकी है। ट्रंप ने भी अपनी पोस्ट में ईरान में सत्ता परिवर्तन का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने धमकी दी उससे पूरी दुनिया दहल गई। और सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने भयानक हमले शुरू भी कर दिए।
वहां के खार्ग द्वीप पर हमले की खबर आई। कराज में हमला हुआ, इस्फहान में बमबारी की गई, मशहद में भी दहशत फैल गई। ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारा खोलने के लिए ईरान को आज रात तक का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी समय सीमा अमेरिका के समय के मुताबिक रात 8 बजे और भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। अब जो सुबह आने वाली है 5:30 बजे। लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ईरान के कई शहर हमलों से दहल गए। ताजा हमलों में पूरे ईरान में 18 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर मिली। तेहरान में ही, राजधानी में ही 9 लोगों के मारे जाने की खबर आई। यह सब कुछ हुआ ट्रंप के अल्टीमेटम के खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले। हालांकि अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज ने बताया कि खार्ग द्वीप पर अमेरिकी फौज ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, वहां के तेल ठिकाने को नहीं बनाया। यह जानकारी ट्रंप सरकार के अधिकारियों के हवाले से फॉक्स न्यूज पर दी गई कि खार्ग द्वीप पर हमले में इजराइल शामिल नहीं था, यानी यह हमला केवल अमेरिका की फौज ने किया। लेकिन खार्ग द्वीप पर हमले के बाद इस जंग की आग और ज्यादा भड़कती दिखी। खार्ग द्वीप पर हमले के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो भयानक थी। जिस जगह पर हमला हुआ, धुएं का बवंडर उठता दिखा, जिसे कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता था। खार्ग द्वीप के लिए, ईरान के लिए खार्ग द्वीप सिर्फ एक टापू नहीं है, ये ईरान के तेल सप्लाई की वो नस है जिसके कटने से ईरान पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है खार्ग। जंग के मैदान में उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। यह द्वीप फारस की खाड़ी में, उसके उत्तरी हिस्से में, मुख्य तट से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बुशहर बंदरगाह के उत्तर पश्चिम में 55 किलोमीटर की दूरी पर यह टापू मौजूद है। 8 किलोमीटर लंबाई है, 5 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। छोटा सा द्वीप है, मतलब ताकत लेकिन इसकी बहुत बड़ी है। यहां बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं, स्टोरेज टैंक मौजूद हैं, कच्चा तेल उनमें रखा जाता है। तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइन के जरिए यहां तक वो पहुंचाया जाता है। उसके बाद टैंकरों, यानी बड़े जहाजों, तेल के जहाजों पर लाद कर पूरी दुनिया में इसे भेजा जाता है। ईरान जो भी तेल बाहर सप्लाई करता है उसका लगभग 90% हिस्सा, यानी ज्यादातर हिस्सा या सारा हिस्सा इसी टापू से भेजा जाता है। इसे रोजाना 70 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई किया जा सकता है, इतनी क्षमता है इसकी। मतलब खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उस पर हमला होने से सनसनी मच गई। हालांकि अमेरिका ने दावा किया उसने वहां के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। उसके निशाने पर खार्ग में मौजूद ईरान के तेल ठिकाने अभी नहीं थे। और खबरें यह भी सामने आई कि इस हमले में इजराइल की सेना शामिल नहीं थी, सिर्फ अमेरिका की फौज ने ईरान पर हमला किया। और ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले केवल खार्ग द्वीप पर ही हमला नहीं हुआ, ईरान में कई और इलाके भी दहल गए। ईरान की मीडिया ने बताया अमेरिकी फौज ने कराज शहर में रेलवे लाइन पर एयर स्ट्राइक कर दी, उसमें भारी नुकसान की खबर मिली। कराज के अलावा इस्फहान में भी रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया। वहां के कशान शहर में रेलवे पुल के पास हमला हुआ, वहां दो लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। इस हमले से पहले ही इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन से सफर न करने की चेतावनी जारी की थी। साफ तौर पर कहा था कि अगले 12 घंटे तक ईरान के लोग ट्रेन का इस्तेमाल न करें, मतलब ट्रेन पर हमला होने वाला है। कहा था रेल की पटरियों से दूर रहें। रेलवे नेटवर्क पर हुए हमले के बाद ईरान के मशहद शहर में दहशत फैल गई, रेल सेवाएं रद्द कर दी गई। और इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिका की फौज ने खार्ग द्वीप पर ईरान के 50 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। और उधर पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात पर खाड़ी देश कतर ने भी चिंता जताई। वहां के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में हालात तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं जहां से स्थिति बेकाबू हो सकती है, भयावह हो सकती है। दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की कतर ने, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कतर की इस अपील का भी कोई असर होता नहीं दिखा। उन्होंने ईरान को महाविनाश की चेतावनी दे दी, दावा कर दिया कि अमेरिकी फौज पूरी तरह तैयार है और अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी होने के बाद तो ईरान पर टूट पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान के पुलों को, उसके पावर प्लांटों को, सैन्य ठिकानों को एक ही रात में पूरी तरह तबाह कर देने की चेतावनी दी। यह भी कहा है कि अमेरिका ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। वो चाहते हैं कि इसकी नौबत ना आए, लेकिन उनकी धमकी पर ईरान की फौज ने पलटवार कर दिया, बिना देर किए पलटवार कर दिया। ईरान ने इस जंग में अमेरिका की फौज की नाकामी से जोड़ दिया कि वो नाकाम हो रहे हैं इसलिए धमकी दे रहे हैं। धमकी का बदला धमकी से देते हुए ईरान ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन भी जारी रहने की बात कह दी। दोनों तरफ से बयानबाजी हो गई तो माहौल गर्मा गया।
ईरान को अमेरिका के समय के मुताबिक आज रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी ट्रंप ने, यानी भारतीय समय सुबह 5:30 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की धमकी दी, चेतावनी दी कि अल्टीमेटम यह है। अल्टीमेटम की समय सीमा भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 5:30 बजे खत्म होगी, यानी कुछ ही घंटे बाद ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म हो जाएगी। लेकिन तय की गई इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने ईरान को फिर बड़ी धमकी दे दी कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो अमेरिकी फौज उसके पुलों को, पावर प्लांटों को तबाह कर देगी। Where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप ने यह डेडलाइन दी। जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने वहां कब्जा जमा रखा है, कई जहाजों पर हमले करती हैं। इस रास्ते को बंद कर दिया है। ईरान को कब्जा हटाने की फिर धमकी दी ट्रंप ने, चेतावनी दी कि तय समय सीमा में यह समुद्री रास्ता नहीं खुला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता नहीं खुला तो अमेरिकी सेना ईरान में महाविनाश ला देगी। Where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. और धमकी ऐसी दी कि वहां की सत्ता पर बैठे लोगों को जानवर तक कह दिया। 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. 5 अप्रैल को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर गाली गलौज की, गालियां देते हुए पोस्ट लिखी। उन्होंने ईरान को हॉर्मुज गलियारा खोलने की धमकी दी। गाली गलौज वाली उस पोस्ट में ही उन्होंने मंगलवार को ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी भी दी थी। मंगलवार यानी जो अब भारतीय समय में तो बुधवार हो जाएगा सुबह। इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक और पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने मंगलवार रात 8 बजे लिखा था कि मंगलवार रात 8 बजे ये डेडलाइन। वो मंगलवार अमेरिकी टाइम का, भारतीय समय क्या बुधवार हो जाएगा सुबह 5:30 बजे। ट्रंप के अल्टीमेटम खत्म होने का समय इसको माना गया, लेकिन ट्रंप के इस अल्टीमेटम और ताजा धमकी का ईरान पर मानो कोई असर ही होता नहीं दिखा। ईरान ने यह दिखाया कि उसको फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप की धमकी का जवाब धमकी से दिया। بازی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया कि ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला। ईरान के मुताबिक सीज फायर सिर्फ दुश्मन को ताकत बढ़ाने का एक मौका होता है, इसलिए वो चाहता है कि इस युद्ध का परमानेंट समाधान होना चाहिए। झगड़े को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए, न कि थोड़े दिनों का सीज फायर हो। ईरान ने हमले का जवाब हमले से देने का ऐलान किया। ट्रंप के अल्टीमेटम को लेकर अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने बताया कि अगर समझौते पर कोई बात बनती दिखी तो ट्रंप डेडलाइन बढ़ा भी सकते हैं, यानी ट्रंप ईरान को थोड़ा और वक्त दे सकते हैं अगर बात बनती हुई दिखी तो। यह खबर ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दी गई। हालांकि यह भी बताया कि अंतिम फैसला ट्रंप को ही लेना है। इससे पहले भी वो कई बार ईरान को समझौते के लिए अल्टीमेटम दे चुके हैं। उधर इजराइल की सेना ने ईरान के लोगों को ट्रेनों का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे दी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, लिखा कि अगर ईरान के लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो वो अगले कुछ घंटे ट्रेनों का इस्तेमाल ना करें, न रेलवे ट्रैक के आसपास जाएं। लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहने की चेतावनी दी गई। हालांकि ईरान की तरफ से इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इजराइल की चेतावनी का मतलब साफ दिखा कि वो अगले कुछ घंटों में ईरान में बड़ा हमला कर सकता है, उसके रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए इजराइल ने हमला करने से पहले चेतावनी जारी कर दी। जब ट्रंप के समझौते वाली डेडलाइन भी खत्म होने वाली है तब यह चेतावनी दी। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर इन 48 घंटों में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए कुछ नहीं किया तो ईरान के गैस और तेल के ठिकानों पर बड़े हमले करेंगे, पुलों पर हमले करेंगे, पावर प्लांटों पर हमले करेंगे। 48 घंटे पूरे होने वाले हैं और खबर है इसके बाद अमेरिका ईरान के गैस और तेल ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर देगा। यानी एक तरफ ईरान के गैस और तेल ठिकानों पर हमले का खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान की चिंता बढ़ा दी। इजराइल ने ईरान के रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाने की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद ईरान के रेलवे नेटवर्क पर भी खतरा मंडराना शुरू हो गया, क्योंकि इजराइल की चेतावनी के बाद यह आशंका जताई गई कि किसी भी वक्त ईरान में बड़ा हमला हो सकता है।
इजरायल की सेना की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई उसमें लिखा गया यह चेतावनी ईरान में ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों के लिए है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल न करें। कि लोगों को ट्रेन में चढ़ना या रेलवे ट्रैक के आसपास भी जाना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। यानी इजरायल ने ईरान को हमले की खुली धमकी दे दी, साफ साफ कह दिया अगले कुछ घंटों में वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाला है, उसके रेलवे नेटवर्क को निशाना बनाने वाला है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया, ना प्रतिक्रिया सामने आई। इधर हमलों को लेकर ट्रंप की जो डेडलाइन थी उस पर ईरान की सरकार ने अपने देश के युवाओं से एकजुटता दिखाने की अपील की और कहा कि वो पावर प्लांटों की सुरक्षा के लिए उनके चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो जाएं, मानव श्रृंखला बना दें। कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों से अपील की। इस मुहिम का मकसद देश के बिजली घरों की सुरक्षा के लिए एकजुटता दिखाना, ट्रंप की धमकी के सामने एकजुटता दिखाना था ईरान को। ऐसा करने से यह संदेश जाएगा कि ईरान की संपत्ति की रक्षा के लिए सभी युवा पूरी तरह तैयार हैं, ट्रंप की धमकी से नहीं डर रहे। वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बयान दिया कि युवा अपने देश की सुरक्षा को लेकर जान देने के लिए भी तैयार हैं और वो खुद भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ईरान ने फिर दोहराया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, इस पर हमला करना युद्ध अपराध है। पावर प्लांटों की सुरक्षा के लिए ईरान की अपील ट्रंप के बयान के बाद आई, जो उन्होंने धमकी दी कि तय समय सीमा तक ईरान अगर सीज फायर के लिए नहीं माना तो और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका उस पर सख्त कार्रवाई करेगा, ईरान के सभी पावर प्लांटों को, पुलों को निशाना बनाएगा। तो ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान की सरकार ने अपने देश के युवाओं से कह दिया कि कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी युवा आगे आएं, कलाकार भी एकजुटता दिखाएं, खिलाड़ी भी आगे आएं और सब मिलकर ईरान के पावर प्लांटों के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हो जाएं, उनकी सुरक्षा में तैनात हो जाएं, पुलों में, दूसरे अहम ठिकानों के चारों तरफ खड़े होकर उन्हें बचाने की कोशिश करें या अमेरिका को दिखाने की कोशिश करें कि वो सब एक साथ हैं। इसमें लोगों को याद दिलाया गया कि देश की संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, इसलिए लोग और खासकर युवा इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर लिखा इसके लिए कि ईरान के युवा और वो खुद भी अपने देश के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। ईरान के करीब 1.5 करोड़ लोगों ने इसके लिए हामी भर दी है, मसूद पेजेश्कियान ने लिखा। वो पावर प्लांटों के चारों तरफ ह्यूमन चेन बनाकर खड़े होंगे, पुलों की भी सुरक्षा करेंगे, ट्रंप की चेतावनी का जवाब देंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अमेरिका की सेना ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाएगी, सभी पुलों को तोड़ देगी अगर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, युद्ध विराम पर सहमत नहीं हुआ तो उस पर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। और ईरान की सरकार की इस अपील के बाद वहां के पावर प्लांटों के बाहर युवाओं की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई। वहां के एक मशहूर संगीतकार हैं अली गमसरी, वो एकजुटता दिखाने के लिए एक पावर प्लांट के बाहर पहुंच गए, तेहरान के पाकदश्त इलाके के पावर प्लांट के सामने जाकर बैठ गए। उन्होंने वहां का वाद्य यंत्र है, तार, गिटार जैसा दिखता है, वो तार बजाना शुरू कर दिया। अली गमसरी ने उम्मीद जताई कि अमेरिका की तरफ से हमला ना हो, उनका संगीत जंग में शांति का संदेश दे सके, पावर प्लांटों को हमले से बचा सके, लाखों घरों की रोशनी पर मंडरा रहे खतरे को दूर कर सके। ईरान के जाने माने संगीतकार अली गमसरी की इस पहल के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद ईरान के दूतावासों ने उनके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ईरान के दूतावासों की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया यह संगीत जंग और तबाही के खिलाफ इंसानियत और जिंदगी के पक्ष में है। पाकदश्त पावर प्लांट ईरान के उन पावर प्लांटों में एक है जिसे अमेरिका ने निशाना बनाने की धमकी दी। चेतावनी दी गई थी कि ट्रंप की शर्त नहीं मानी गई तो ईरान का एक भी पावर प्लांट सुरक्षित नहीं बचेगा। उधर ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने एक साथ खाड़ी के कई देशों पर हमला किया, बड़ी संख्या में वहां के तेल और गैस के प्लांटों को निशाना बनाया, खासकर सऊदी अरब में उन प्लांटों को जिनसे अमेरिका की कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, क्रूज मिसाइलें बरसाई गई, ड्रोन से हमले किए गए। IRGC सेना ने बयान दिया कि वो ये सोचकर बड़े हमले नहीं कर रही थी कि कहीं खाड़ी देशों में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों को उसका खमियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए उसने तेल और गैस प्लांटों पर हमला करने से अब तक परहेज किया था। लेकिन अब उसने युद्ध का
दूसरा चरण शुरू कर दिया है। वो सीधे तौर पर अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाएगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। इन हमलों को ईरान के बुशहर में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए अटैक का जवाब बताया गया। हालांकि सऊदी अरब ने ईरान के दावे को खारिज किया। उसके मुताबिक ईरान ने 1-2 नहीं बल्कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई थीं, लेकिन उन सभी को इंटरसेप्ट कर लिया गया, हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन ईरान का दावा है उसके हमलों से खाड़ी देशों को भारी नुकसान पहुंचा। IRGC सेना ने हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल किया, यह दावा किया उसने। उसके कुछ वीडियो भी जारी की। और इन मिसाइलों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर इन्हें भेजा गया। हिटलर के रूप में उन्हें दिखाया गया। मिसाइलों पर लिखा, अमेरिका का विनाश खुद ट्रंप के हाथों से होगा। और इस वीडियो के साथ ईरान ने दावा किया उसने सऊदी अरब पर हमला किया, UAE पर किया, कतर को निशाना बनाया, कुवैत को निशाना बनाया। इसके लिए फतह बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कहा गया कि सऊदी अरब के जुबैल में मौजूद वहां के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांटों पर बैलिस्टिक मिसाइलें डाली। इन प्लांटों पर कई अमेरिकी कंपनियों की इन प्लांटों में हिस्सेदारी है, बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद UAE के शारजा में एक टेलीकॉम कंपनी को भी निशाना बनाया गया, वहां भी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में पाकिस्तान के 2 नागरिक घायल हुए, यह बताया गया। IRGC सेना ने दावा किया उसने हिंद महासागर में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन को भी टारगेट किया। चेतावनी दी कि वो आने वाले दिनों में अपनी घातक मिसाइलों और ड्रोन से हमले और तेज करेगा और उसके हमलों से अमेरिका और उसके सहयोगियों के तेल और गैस प्लांट नहीं बच पाएंगे। इसके साथ ही ईरान की IRGC सेना ने दावा किया कि उसने जंग में पहली बार 2 अलग अलग जगहों से एक साथ ही एक ही टारगेट पर निशाना किया। कुछ मिसाइलों को अपनी जमीन से फायर किया, कुछ को समुद्र से, 2 अलग अलग जगहों से, लेकिन एक ही वक्त में फायर किया गया, एक ही निशाना था। मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना था। एक ही समय पर 2 तरफ से हमला किया गया ताकि एयर डिफेंस सिस्टम समझ ही ना पाए कि कहां से हमला आ रहा है और किसको पहले मारना है। इससे दुश्मन की सेना ईरान की मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाई, ऐसा दावा है। अब तक मिसाइलों ने अपना काम कर दिया जब तक वो ट्रैक कर पाता एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि सऊदी अरब ने ईरान के दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया। उसने जानकारी दी कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई थीं वो सब की सब ट्रैक कर ली गई। एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें इंटरसेप्ट सबको कर लिया, हवा में ही सबका काम तमाम कर दिया। उसके सभी तेल और गैस प्लांट पूरी तरह सुरक्षित हैं, सऊदी अरब ने दावा किया। कुछ जगहों पर उन मिसाइलों का मलबा जरूर गिरा, क्योंकि हवा में उनको मार गिराया गया, आसमान में तो उनका मलबा गिरा, लेकिन उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। तेल और गैस प्लांट पूरी तरह सुरक्षित है। इधर ईरान की IRGC सेना ने एक और वीडियो जारी किया कि अमेरिका के हमलों से निपटने की पूरी तैयारी उसकी कैसी है। ईरान की IRGC सेना ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो उसी की भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी देशों में, उन पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ऐसा जवाब होगा जिसे अमेरिका और उसके ये सारे सहयोगी देश कई साल तक नहीं भूल पाएंगे। यानी ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। किसी भी कीमत पर ईरान को कमजोर समझने की भूल न की जाए। उसके निशाने पर सिर्फ अमेरिका नहीं है, अमेरिका का साथ देने वाले देश भी उसके निशाने पर हैं। वो आने वाले दिनों में उन देशों पर भी हमला कर सकता है जो इस युद्ध में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। उसके पास अमेरिका के हर हमले का जवाब है, यह दावा किया IRGC सेना ने। चाहे वो हवाई हमला हो, जमीनी हमला हो, उसके सैनिक हर मोर्चे पर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरान की IRGC सेना के इस वीडियो में सबसे पहले अपने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तस्वीर नजर आई और उसके बाद ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइलों की ताकत दिखाने की कोशिश की। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला जारी रखने की चेतावनी दी गई। इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने वाले देशों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। उन देशों में लंबे समय तक तेल और गैस की सप्लाई रोकने की चेतावनी दी। अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका का साथ देने वाले देशों में तेल और गैस की किल्लत तक हो सकती है। इसकी वजह से वहां हालात बिगड़ सकते हैं। तो ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने उनके बिजली और पानी के प्लांट पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इन हमलों का जवाब देने के लिए ईरान और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की सेना के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे खतरे में पड़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाजों पर हमला किया जा सकता है
उधर अमेरिका की सेमाफोर की नाम की एक वेबसाइट है, उसने एक रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब ने रियाद में किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को खाली कर लिया है। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एक व्यापारिक केंद्र है वहां पर, और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के ऑफिस, बड़ी वित्तीय कंपनियों के ऑफिस हैं। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है ये। लेकिन आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान सऊदी अरब के इस व्यापारिक केंद्र पर बड़ा हमला कर सकता है। इसी वजह से सऊदी अरब की सरकार ने इसे खाली करने का फैसला ले लिया कि किसी भी वक्त ईरान इसे निशाना बना सकता है। हालांकि इस पर सऊदी अरब की सरकार की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया, कोई बयान नहीं दिया गया। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था, उसके बाद उसने खाड़ी देशों पर हमले शुरू कर दिए थे। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले शुरू किए पहले, फिर उसने दूसरी जगहों पर मिसाइलें गिरानी शुरू कर दी थी। हालांकि खाड़ी देशों ने भी ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया। खाड़ी देशों पर हमले हुए तो ट्रंप आग बबूला हो गए। उन्होंने ईरान को धमकी पर धमकी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन ट्रंप की तमाम धमकियों के बाद भी ईरान जंग में हार नहीं मान रहा, वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। उसका कहना है कि ट्रंप उस पर अपनी शर्तें थोप रहे हैं जो उसे मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के इस रुख से ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने ईरान को सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी है। गैस प्लांट, पावर प्लांटों को तबाह करने की धमकी दे दी है। और माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांटों पर हमले किए तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, वो भी पलटवार करेगा। उसके निशाने पर इजराइल के शहरों के साथ खाड़ी देश भी होंगे। इसी वजह से खाड़ी देशों पर ईरान के हमले का डर बना हुआ है। और अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि इसी डर की वजह से सऊदी अरब ने किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को खाली कर लिया। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सऊदी अरब की राजधानी रियाद में व्यावसायिक केंद्र है। 90 से ज्यादा इसमें इमारतें बताई जाती हैं। बड़ी बड़ी वित्तीय कंपनियां जो हैं, फाइनेंशियल कंपनियां जो हैं, फिनटेक कंपनियां जो हैं, वो वहां पर हैं। उनमें दुनिया भर की ज्यादातर के वहां पर दफ्तर हैं। अमेरिका की एप्पल है, टेक कंपनियां हैं, अमेरिका की एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जेपी मॉर्गन है, कई कंपनियों का ऑफिस है। सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं। अगर ईरान ने यहां पर हमला किया तो सऊदी अरब को बड़ा नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका की कंपनियों को है, क्योंकि ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों के साथ साथ चुन चुनकर अमेरिका की कंपनियों पर भी हमले कर रहा है। ईरान किसी भी वक्त किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर हमला कर सकता है, यह आशंका जताई गई तो सऊदी अरब ने इसे खाली करने का आदेश जारी कर दिया। कंपनियों को निर्देश दिया कि वो अपने कर्मचारियों को दफ्तर से दूर रखें, ऑफिस न आने दें। रिहायशी इमारतों में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे दी गई। हालांकि सऊदी अरब की सरकार और किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इधर ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका की एक टॉमाहॉक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने दावा किया कि ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका की एक टॉमाहॉक मिसाइल को मार गिराया। उसने दावा किया कि ईरान के कज़वीन प्रांत में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने टॉमाहॉक मिसाइल को नष्ट कर दिया। सिंगापुर के अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास ईरान ने हमला किया। अखबार के मुताबिक ईरान के इस हमले में अमेरिका का एक सैनिक घायल हो गया और कई सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अल खर्ज शहर में है और यहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। उधर लंदन के अखबार द आई पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य अड्डे देने से मना कर दिया कि ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान पर हमले नहीं होंगे। उसके एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के पुलों और पावर प्लांटों पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा। यह रिपोर्ट आई कि अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध अपराध होगा। मतलब एक बार फिर नेटो में शामिल ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला, तो अमेरिका उस पर सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा, पुलों और पावर प्लांटों को पूरी तरह तबाह कर देगा। तो अखबार का दावा है इसके लिए अमेरिका डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका था। ये डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में है, वहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है। और RAF फेयरफोर्ड एयरबेस जो है वो ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में। RAF मतलब रॉयल एयरफोर्स, यानी ब्रिटेन की एयरफोर्स। लेकिन इसका इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना करती है, RAF फेयरफोर्ड का। यूरोप में अमेरिका का ये इकलौता बेस है जहां वो बम गिराने वाले विमान B-52 और B-2 रखता है।
माना जा रहा है कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका ईरान के पुलों और पावर प्लांटों पर बमबारी शुरू कर देगा। तो ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना फैसला सुना दिया कि वो डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के पुलों और पावर प्लांटों पर हमले के लिए नहीं होने देगा। अगर अमेरिका ईरान के पुलों और पावर प्लांटों को निशाना बनाता है तो यह युद्ध के नियमों के खिलाफ होगा, यह ब्रिटेन का मानना है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा और इस काम में वो अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि पुलों को ढहाने और पावर प्लांटों को तबाह होने का सीधा असर ईरान के लोगों पर पड़ेगा। इससे उनकी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ये वहां के सैन्य अड्डे नहीं हैं। पुलों के टूटने की वजह से ईरान में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। पावर प्लांटों के बर्बाद होने से तमाम इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे। गैस प्लांट तबाह हुए तो लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो जाएगा। तो अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन सभी वजहों को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि खबर है कि अमेरिका ने अभी तक ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन से सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मांगी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अमेरिका डिएगो गार्सिया से, RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से ईरान पर हमले करने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए वो ब्रिटेन से इन दोनों एयरबेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी मांग सकता है। डिएगो गार्सिया में जो सैन्य अड्डा है वो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का संयुक्त सैन्य अड्डा है और मालिकाना हक ब्रिटेन का है। अमेरिका इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसे ब्रिटेन की मंजूरी लेनी पड़ती है। यही नियम ब्रिटेन पर भी लागू होता है हालांकि। और डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में छोटा सा टापू है। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के दक्षिणी छोर से करीब 2200 किलोमीटर दक्षिण में है, जबकि ईरान से इसकी दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है, पूर्व में इसके इंडोनेशिया है। यहां से चीन और रूस पर भी नजर रखना आसान है, इसलिए यहां पर अमेरिका ने अड्डा बनाया हुआ है। एक साथ कई देशों पर, कई महाद्वीपों पर यहां से निगरानी की जा सकती है, इसलिए अमेरिका ने यहां अड्डा बनाया हुआ है। लेकिन ये ब्रिटेन का, इसी वजह से अमेरिका इस डिएगो गार्सिया के जरिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक विमान B-2, B-52 बॉमर जो है वो यहां तैनात किए हुए हैं। परमाणु पनडुब्बियां भी इसी जगह पर अमेरिका रखता है। इसी तरह ब्रिटेन के भी जंगी जहाज हैं, उसके लड़ाकू विमान भी डिएगो गार्सिया पर तैनात रहते हैं। और डिएगो गार्सिया की तरह ब्रिटेन और अमेरिका का एक और साझा एयरबेस है, वो ब्रिटेन में ही है, RAF फेयरफोर्ड। खास बात यह कि ब्रिटेन में होने के बाद भी इसे अमेरिका की वायुसेना कंट्रोल करती है। जंग शुरू होने से पहले जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही थी, तो उस दौरान अमेरिका की सेना ने अपने बम गिराने वाले विमानों को ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर तैनात किया था, ताकि वक्त आने पर वो ईरान पर हमले कर सके वहां से। लेकिन ब्रिटेन ने साफ कर दिया उसके एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा। न तो वो ईरान के पुलों और पावर प्लांटों पर हमला करेगा, ना ही किसी और को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा इन हमलों के लिए। मतलब ईरान जंग में ब्रिटेन ने एक बार फिर अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया। जबकि ब्रिटेन नेटो का सदस्य है, जिसकी अमेरिका अगुवाई करता है, वो सैन्य संगठन है नेटो। इसके बाद भी ब्रिटेन ने अपने फेयरफोर्ड एयरबेस से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी, ऐसी रिपोर्ट है अखबार में। फेयरफोर्ड एयरबेस इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में है। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स का स्टेशन है RAF फेयरफोर्ड। इसी एयरबेस पर अमेरिका के कई खतरनाक लड़ाकू विमान हर वक्त तैनात रहते हैं। ईरान की हवाई दूरी यहां से करीब 4500 किलोमीटर है। मतलब RAF फेयरफोर्ड एयरबेस और डिएगो गार्सिया पर मौजूद एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। दोनों एयरबेस का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को ब्रिटेन की इजाजत लेनी पड़ती है। पिछले महीने भी अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से हमले की मंजूरी मांगी थी। उस वक्त भी ब्रिटेन ने अमेरिका को मना कर दिया था। हालांकि बाद में ब्रिटेन मान गया था, लेकिन एक बार फिर ब्रिटेन ने इन दोनों एयरबेस से ईरान पर हमले नहीं करने का ऐलान कर दिया, अमेरिका को झटका दे दिया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इस फैसले की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ सकता है। इधर इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट आई कि रूस ने ईरान को इजराइल के ऊर्जा ठिकानों की लिस्ट दे दी है। मतलब ईरान की मदद
जानकारी डेटा के लिए रूस कर रहा है। यूक्रेन ने बताया कि रूस ने ईरान को इजरायल के 55 अहम ऊर्जा ठिकानों की सीक्रेट लिस्ट सौंप दी है, जिन पर हमला करके इजरायल में बिजली सप्लाई को पूरी तरह ठप किया जा सकता है। यानी इधर बिजली प्लांटों पर हमले की धमकी हो रही है, तो उधर भी तैयारी बिजली प्लांटों पर हमले की हो रही है। उन ऊर्जा ठिकानों से इजरायल के अलग अलग हिस्सों में बिजली की सप्लाई की जाती है। अगर उन पर हमला हुआ तो इजरायल लंबे वक्त तक अंधेरे में डूब सकता है। तो जो कोशिश इधर हो रही है वो ईरान भी कर रहा है। उन ठिकानों की मरम्मत करना भी इजरायल के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने ये जो दावा किया कि रूस ने ये जानकारी दी है, लेकिन रूस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इजरायल में रूस के राजदूत अनातोली विक्तोरफ ने इस दावे को ही झूठा बता दिया। उनका कहना है रूस और इजरायल के बीच सुरक्षा को लेकर अच्छे संबंध हैं। रूस ऐसी कोई भी खुफिया जानकारी ईरान को नहीं दे रहा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस और ईरान में बढ़ती नजदीकियों को लेकर चेतावनी दे दी कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में जैसे ईरान ने रूस को अपने हथियार देकर मदद की थी, उसी तरह रूस ईरान की मदद कर रहा है। रूस पश्चिम एशिया में जंग को और भड़काना चाहता है, ज़ेलेंस्की का कहना है, ताकि दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाया जा सके। उनकी खुफिया एजेंसी ने बताया रूस ने ईरान को ऐसी लिस्ट सौंपी जिससे इजरायल में ऊर्जा संकट का खतरा मंडरा सकता है। ये इजरायल के अखबार में रिपोर्ट आई कि रूस ने ईरान को इजरायल के 55 ऊर्जा ठिकानों की लिस्ट दी है। बड़े बड़े पावर प्लांटों के नाम इसमें शामिल हैं। बड़े पावर प्लांट ही नहीं, छोटे छोटे सब स्टेशन भी हैं। यहीं से बिजली फैक्ट्रियों में सप्लाई की जाती है, घरों में दी जाती है, दफ्तरों में भी सप्लाई की जाती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस ने इजरायल के ऊर्जा ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का काम किया। उसने न सिर्फ जानकारी जुटाई बल्कि उसने लिस्ट तैयार कर उसे ईरान तक पहुंचा दिया। यूक्रेन का कहना है रूस ने इजरायल को घेरने के लिए ईरान की मदद की है। इसके लिए उसने इजरायल के 55 ऊर्जा ठिकानों को, बिजली प्लांटों को का बारीकी से पता लगाया, जहां से इजरायल के अलग अलग हिस्सों में बिजली सप्लाई की जाती है। अगर मिसाइलें वहां गिरी तो पूरे इजरायल में ब्लैकआउट हो सकता है, बिजली पूरी गुल हो सकती है। पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उन्हें ठीक कर पाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। और यूक्रेन ने बताया ऐसा करके रूस अपने सहयोगी ईरान को मजबूत बनाना चाहता है। खासतौर से इजरायल के ओरोत राबिन पावर प्लांट को निशाने पर रखा गया है, ये यूक्रेन का कहना है। इजरायल का ये सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इजरायल की बिजली व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ओरोत राबिन के साथ वहां छोटे पावर प्लांटों को भी निशाने पर रखा गया है, ये रिपोर्ट कह रही है। तो यूक्रेन ने बताया कि छोटे छोटे सब स्टेशनों की जानकारी भी रूस ने ईरान को दे रखी है। अपनी जरूरत के लिए बिजली इजरायल खुद बनाता है, वो किसी पड़ोसी देश से बिजली नहीं ले सकता जरूरत पड़ने पर। इजरायल का बिजली ग्रिड किसी पड़ोसी देश के ग्रिड से जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो यूक्रेन का दावा है रूस ने इजरायल के बिजली सिस्टम की बारीकियों को समझा और पूरी जानकारी ईरान को सौंप दी। लेकिन रूस ने इस दावे को नकार दिया। रूस के राजदूत जो हैं इजरायल में, उन्होंने बताया ये दावे ही पूरी तरह से गलत हैं। ईरान को ऐसी कोई भी जानकारी रूस नहीं दे रहा। रूस और इजरायल के बीच लंबे वक्त से सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती रही है। ज़ेलेंस्की ने रूस और ईरान के बीच गहराते सैन्य रिश्तों को चेतावनी जो दी थी, उसको रूस पूरी तरह नकार रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन से जारी जंग में जो सीखा वो उसका इस्तेमाल अब पश्चिम एशिया में कर रहा है। उन्होंने दावा किया रूस अब खुद अपनी जमीन पर शाहिद जैसे ड्रोन तैयार कर रहा है, जो ईरान जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि ईरान के शाहिद जैसे ड्रोन अब रूस तैयार कर रहा है और वो उन्हें ईरान भेज रहा है। पहले ईरान ने रूस को दिए थे, अब रूस ड्रोन बना के ईरान को दे रहा है। पश्चिम एशिया के एक देश में जो ड्रोन गिरा उसमें रूस के बने हुए पुर्जे मिले, ये ज़ेलेंस्की का दावा है। उन पुर्जों का मिलना यह बताता है कि रूस ईरान को पूरे तरीके से मदद कर रहा है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि ईरान में बचाव अभियान के दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने जो बचाव अभियान चलाया था, 900 किलो से ज्यादा वजन वाले बम फोड़ दिए थे। जो बचाव अभियान चलाया था अपने एयरमैन को बचाने का, उसमें 900 किलो से ज्यादा वजन वाले बम फोड़े थे। 2, 4, 10 नहीं बल्कि करीब 100 बम फोड़ दिए। तो 900 किलो वाले करीब 100 बम गिराए गए ईरान के एक ही इलाके में। उस इलाके में फोड़े गए जहां अमेरिका का लड़ाकू विमान F-15 गिरा था। वो क्यों गिराए गए? ताकि ईरान उस रेस्क्यू ऑपरेशन को न रोक सके। ईरान की सेना ने उस F-15E को मार गिराया था। पायलट समेत 2 लोग मौजूद थे।
विमान के क्रैश होने से पहले ही वो दोनों लोग कूद गए थे, लेकिन वो जिस जगह पर कूदे वो ईरान की धरती थी, दुश्मन का इलाका था। F-15 के पायलट को तो कुछ घंटों के अंदर ही ईरान से निकाल लिया गया था, जबकि पायलट के साथ कूदे अधिकारी को निकालने में 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। और अमेरिका का दावा है ये दुनिया के सबसे मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशनों में एक था, क्योंकि ईरान में फंसे अधिकारी को निकालने के लिए अमेरिकी सैनिकों को ईरान की धरती पर उतरना पड़ा, उस जगह पर जहां हर तरफ दुश्मन की सेना का घेरा मौजूद हो सकता था। ईरान की IRGC सेना लगातार अमेरिका के अधिकारी की तलाश में जुटी हुई थी। अमेरिका की वायुसेना को जैसे ही ईरान में फंसे अपने अधिकारी की लोकेशन मिली, उसने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अमेरिका के जवान कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को लेकर ईरान में घुस गए थे, उस जगह को घेर लिया था जिस इलाके में अमेरिकी अधिकारी फंसे हुए थे। इसकी भनक ईरान को लगी तो वहां की सेना भी एक्शन में आ गई थी, लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की सेना को रोकने के लिए कि वो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में न आ सके, 900 किलो वाले बमों की बारिश कर दी गई थी। जिस इलाके में बचाव अभियान चलाया गया था वहां तक जाने वाली हर सड़क पर बमबारी कर दी गई। 900 किलो के 100 बम फोड़ दिए गए ताकि ईरान की सेना को उस इलाके से दूर रखा जा सके, वो वहां पहुंच ही न सके। जिन सड़कों पर अमेरिका ने 900 किलो के वो बम गिराए, उनकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। उन रास्तों पर उनके आसपास बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, करीब 40 फीट तक चौड़े गड्ढे बताए गए। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि सड़कों के बर्बाद होने से अमेरिका की रेस्क्यू टीम को ज्यादा समय मिला, क्योंकि ईरान की सेना पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए वो ईरान के सैनिकों के पहुंचने से पहले ही अपने अधिकारी को लेकर वहां से सुरक्षित निकल पाए थे। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस बचाव अभियान के पीछे साजिश बताई। उसने बताया कि अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम चुराने के लिए अभी ऑपरेशन चलाया था, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, वो यूरेनियम। कि वो ईरान का कहना है अमेरिका ने ऑपरेशन अपने अधिकारी को बचाने के लिए नहीं, यूरेनियम चुराने के लिए चलाया था। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है अमेरिका ने बचाव अभियान की आड़ में यूरेनियम की खेप चुराने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका के सैनिक ईरान में जिस जगह पर उतरे थे वो जगह उस इलाके से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी जहां F-15 से कूदे अधिकारी के फंसे होने का दावा किया गया था। यानी अधिकारी तो किसी और जगह फंसे थे, ईरान का कहना है ये वहां से कई 100 किलोमीटर दूर उतरे हैं। इसीलिए ईरान ने अमेरिका के इस मिलिट्री ऑपरेशन को संदेह की नजर से देखा कि अमेरिका ने जानबूझकर बचाव अभियान का यह नाटक रचा ताकि उसके सैनिकों को ईरान की धरती पर उतरने की वजह मिल जाए, ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकें, वहां मौजूद यूरेनियम पर कब्जा जमा सकें। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि अमेरिका की सेना उस जगह से कोसों दूर क्यों उतरी जहां उसका F-15 लड़ाकू विमान गिरा था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिका का F-15E ईरान के कोगलिये और बोयर अहमद प्रांत में क्रैश हुआ था। उससे कूदने वाले अधिकारी के भी वहीं छिपे होने के दावे किए गए थे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका ने बचाव अभियान के लिए अपने विमान इस्फहान में उतारे और इन दोनों जगहों के बीच 250 किलोमीटर का फासला है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन 250 किलोमीटर दूर क्यों किया? इसलिए ईरान ने अमेरिका के इस मिशन को ही साजिश बता दिया, क्योंकि इस्फहान वो जगह है जहां ईरान का परमाणु ठिकाना है, वहां सैकड़ों किलो यूरेनियम मौजूद है यह माना जाता है। तो पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की सेना इस्फहान परमाणु अड्डे से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उतरी थी। उसके विमान वहां एक पुराने रनवे पर लैंड हुए थे, उस रनवे पर जिसका इस्तेमाल कई साल से अब नहीं किया जा रहा था। अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि यह बचाव अभियान था और बचाव अभियान में वायुसेना के करीब 155 विमान शामिल हुए थे। सैकड़ों सैनिकों को ईरान की धरती पर उतारा गया था। ईरान के शक की एक वजह यह भी है, वहां के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सिर्फ एक अधिकारी को बचाने के लिए, उसको वहां से निकालने के लिए अमेरिका को इतनी बड़ी फौज भेजने की जरूरत क्या थी? 155 विमान क्यों भेजे गए? रिपोर्ट है अमेरिका के बचाव अभियान में एक से बढ़कर एक खतरनाक विमान शामिल थे। बम बरसाने वाले बॉम्बर थे, लड़ाकू विमान थे, सैन्य सामान ले जाने वाले विमान थे, सैनिकों को जो ले जाने वाले विमान थे, आसमान में ही दूसरे विमानों में तेल भरने वाले एयरक्राफ्ट भी थे। कई हेलीकॉप्टरों को भी अमेरिका ने ईरान में भेज दिया था। यानी अमेरिका की वायुसेना पूरी तैयारी के साथ ईरान में घुसी थी। तो ईरान का कहना है इस तैयारी के पीछे का मकसद वो नहीं था जो बताया जा रहा है। उसका मानना है अमेरिका अपने अधिकारी को बचाने की बात कहकर
ईरान की सेना को उलझाना चाहता था, उसे फंसाकर रखना चाहता था, भ्रम में रखना चाहता था, ताकि वो चुपके से इस्फहान परमाणु ठिकाने में मौजूद यूरेनियम की चोरी कर सके। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने मुस्तैदी दिखाई और अमेरिका के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने उस पत्रकार को जेल भेजने की धमकी दे डाली जिस पर ईरान में अमेरिका के बचाव अभियान की खबर लीक करने के आरोप लगे। ट्रंप का कहना है कि जब ईरान में F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था तो उस पत्रकार ने यह खबर दुनिया को बता दी थी। आरोप है कि ईरान को पता चलने से पहले ही उस पत्रकार ने बताया कि अमेरिका ने अपने F-15 के एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि पायलट के साथ मौजूद अधिकारी ईरान में फंसे हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान को नहीं पता था, उस पत्रकार ने बताया ईरान को, उस पत्रकार की खबर से पता चला ईरान को। ट्रंप के मुताबिक इस खबर के लीक होने से अमेरिकी अधिकारी की जान खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि उनका मानना है खबर बाहर आने के बाद ही ईरान की सेना को यह पता चला और उसने F-15 से कूदे अधिकारी की तलाश शुरू कर दी थी। उन्हें ढूंढने वालों को ईरान में मोटा इनाम देने की घोषणा कर दी गई थी। ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर लीक होने से ईरान में फंसे अधिकारी को खतरा हो गया था। अमेरिका की सेना के ईरान में पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ा जा सकता था इस खबर की वजह से। इसलिए ट्रंप इस खबर को लीक करने वाले पत्रकार पर भड़क गए। They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. तो ट्रंप ने इस जानकारी को लीक करने वाले के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह दी, उसे जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है उनका इशारा इजराइल के एक पत्रकार की तरफ है, अमित सीगल। अमित सीगल नाम के पत्रकार की तरफ उनका इशारा इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने ही ईरान में अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी खबर सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाली थी। हालांकि अमित सीगल ने इस तरह के दावों को खारिज कर दिया। अमित का कहना है उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ही कई मीडिया रिपोर्ट में बचाव अभियान की खबरें छप चुकी थी। हालांकि यह खबर लीक होने के बाद भी अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन में कोई खास रुकावट नहीं आई। अमेरिका की सेना ने ईरान में घुसकर वहां फंसे अपने अधिकारी को सुरक्षित तो निकाल लिया। इधर सऊदी अरब में बंद किया गया किंग फहद कॉजवे पुल दोबारा खोल दिया गया। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे पुल को फिर से खोल दिया गया। इससे पहले अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव को देखते हुए पुल को बंद करने का फैसला लिया गया था। 25 किलोमीटर लंबा यह पुल बहरीन को अरब प्रायद्वीप से जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग है। इस पर हमले की आशंका जताई गई थी। इजरायल ने जानकारी दी कि ईरान के मिसाइल हमले की वजह से हाइफा में रहने वाला एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया। परिवार में 4 लोग थे और ईरान के हमले में उन चारों की जान चली गई। इजरायल की मीडिया के मुताबिक मरने वाला परिवार मूल रूप से फिलीपींस का रहने वाला था। ईरान में मारे गए अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को लेकर ब्रिटेन के मार गिराए गए विमान को लेकर ब्रिटेन के अखबार द सन ने भी एक रिपोर्ट दी और यह चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें बताया गया कि अमेरिका के F-15 को ढेर करने के लिए रूस की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। यानी ईरान के सैनिकों ने रूस की मिसाइल के दम पर अमेरिका के शक्तिशाली लड़ाकू विमान का शिकार किया था। न तो ईरान ने इसकी पुष्टि की, न ही अमेरिका की तरफ से इस पर कोई बयान आया, लेकिन यह ब्रिटेन के अखबार की रिपोर्ट है और वो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का हवाला दे रहा है कि भाई जो ये मिसाइल गिराई गई इस पर ये रूस की थी। अमेरिका के फाइटर जेट F-15 को रूस की मिसाइल से बर्बाद किया गया था। F-15 को अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को पलक झपकते ही मिट्टी में मिलाने का दमखम रखता है, ऐसा दावा करता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका से युद्ध लड़ रहे ईरान ने कुछ दिन पहले ये जो F-15 मार गिराया था, ब्रिटेन का अखबार कह रहा है वो रूस की मिसाइल से मार गिराया। ईरान में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों पर आसमान से वो बमबारी कर रहा था। उसी वक्त ईरान की सेना ने मिसाइल मार दी थी। F-15 के जमीन पर आने से पहले ही उसके पायलट और पायलट के साथ मौजूद अधिकारी तो बाहर निकल गए थे, पैराशूट की मदद से नीचे उतर गए थे। अमेरिका का दावा है उसने बाद में ईरान में खतरों के बावजूद अपने दोनों जवानों को सुरक्षित निकाल भी लिया था। लेकिन युद्ध में F-15 का ढेर होना अमेरिका के लिए तगड़ा झटका, और रिपोर्ट है कि ईरान ने अमेरिका को यह झटका रूस से मिली मदद के दम पर दिया। रूस की दी हुई मिसाइल से अमेरिका के फाइटर जेट को जमीन पर ला दिया था और उस मिसाइल का नाम बताया गया वर्बा, NK-333 वर्बा मिसाइल। यह मिसाइल मैनपैड से दागी जाती है। मैनपैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम।
मतलब वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कोई सैनिक अपने कंधे पर रखकर भी चला सकता है। जो कंधे वाले रॉकेट लॉन्चर होते हैं उस तरीके से ये एयर डिफेंस सिस्टम है। वजन बहुत ज्यादा नहीं होता इसका, तो इसको कंधे पर रखकर भी मिसाइल दागी जा सकती है। कम दूरी वाले टारगेट पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होते। तो रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने मैनपैड से वर्बा मिसाइल दागकर अमेरिका का F-15 गिरा दिया। रूस का दावा है उसकी वर्बा मिसाइल जमीन से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमले कर सकती है। इस रेंज में दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखती है, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो, लड़ाकू विमान हो। रूस की वर्बा मिसाइल के निशाने पर आने वाले किसी भी टारगेट के लिए बच पाना बेहद मुश्किल माना जाता है, और जिस मैनपैड से मिसाइल को दागा जाता है उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। किसी पहाड़ी इलाके में जाना हो, रेतीली जमीन पर जंग लड़नी हो, पीठ पर इसको लाद कर ले जाया जा सकता है। वर्बा मिसाइल लोड किए जाने के बाद भी मैनपैड्स का वजन 17 किलो के आसपास ही रहता है सिर्फ, इसलिए सैनिक इसे कंधे पर रखकर घूमते हैं, और कोई टारगेट आसमान में दिख जाए तो उस पर हमला बोल देते हैं। ईरान ने रूस से खतरनाक मिसाइलों की डील बड़े ही गुपचुप तरीके से की थी। यह माना जाता है कि किसी को खबर नहीं होने दी थी। कुछ हफ्तों पहले ही रूस ने इन मिसाइलों की खेप ईरान में भेजी थी, ऐसी रिपोर्ट है। ईरान और रूस के बीच करीब $60 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। इसके तहत ईरान को रूस से 500 मैनपैड्स और 2,500 वर्बा मिसाइलें मिली। तो रिपोर्ट में बताया गया इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर ईरान ने अमेरिका के F-15 को गिरा दिया। इधर कुवैत में हुए ईरान के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। कुवैत में हुए ईरान के ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। तमिलनाडु के रहने वाले संतसेल्वम कृष्णन कुवैत की एक कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। हादसे के बाद कंपनी ने उनके परिवार को 1 साल का वेतन देने की घोषणा की।